नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत पहली और बड़ी खबर के साथ। कन्नौज में आज एक संयुक्त रैली आयोजित की गई, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साझा मंच वहां पर साझा किया है। और अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हार में केवल 4 चरण 4 कदम बाकी हैं। इस चुनाव में भाजपा का पूरा बैलेंस खराब कर देना है। वहीं राहुल गांधी ने भी जोश भरते हुए कहा कि इंडी अलायंस के कार्यकर्ता शेर हैं। निश्चित ही इंडी गठबंधन की जीत होगी। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में इंडी गठबंधन का तूफान आ रहा है और बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। आपको बता दें कि कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो 80 सीटों का सवाल और क्या कमाल दिखाएंगे दो लड़के, इसी पर सभी की नजरें हैं। लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो यही कि कन्नौज में अखिलेश यादव संग राहुल गांधी नजर आए तो मैसेज साफ था, विरोधियों को चित करने का और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का। न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरे इंडी अलायंस के घटक दलों में। कन्नौज की ये लड़ाई जो है अब दरअसल इसका काउंटडाउन तेजी से आगे बढ़ता हुआ 13 मई को चौथे चरण के तहत यहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन उस वोटिंग से पहले देखिए, आज जब सेकेंड लास्ट डे है चुनाव प्रचार का, यानी कि कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा चौथे चरण के लिए, साथ ही कन्नौज के लिए भी। उससे पहले आज राहुल संग अखिलेश यादव कन्नौज में एक साथ नजर आए और दरअसल ये साथ नजर आना दोनों का संयुक्त रूप से ये बहुत कुछ संकेत दे रहा है, विपक्षी एकता को दिखा रहा है। और साथ ही विपक्षी एकता जिस तरीके से अब सामने होकर लामबंद होकर सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है, उससे बीजेपी जरूर हलकान होगी। तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाए। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग त्रिपाठी, दरअसल में ये जो मंच है अखिलेश यादव का और साथ ही साथ राहुल गांधी का, वो संयुक्त रूप से यहां पर आज आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह भी नजर आए। तो दरअसल में कन्नौज की ये जो लड़ाई है वो मैसेज क्या दे रही है विपक्षियों में और साथ ही साथ कैसे इंडिया अलायंस में ये उत्साह भरने का काम करेगी? अनुराग, देखिए, कन्नौज जो है समाजवादी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के चलते ही आज राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे। पिछली बार ये सीट जो है बीजेपी के खाते में गई थी 2019 में। सुब्रत पाठक एक समय मौजूदा वक्त में सांसद है वहां से। तो साफ तौर से सारी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाई जा रही है ताकि इस बार अखिलेश यादव को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताया जा सके। इसके लिए जिम्मेदारी राहुल गांधी पर भी है, क्योंकि अखिलेश यादव तो पिछले काफी समय से प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे यादव बेल्ट में, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कन्नौज में, एटा में, इटावा में। और आज की खास बात ये भी रही कि राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे, साथ ही आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर तौर से इंडिया गठबंधन की जिस तरह से बातें चल रही है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा,
राहुल गांधी भी उस वक्त नजर आए। राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से बताया, दावा किया कि 50 से ज्यादा सीटें यूपी से हम जीत रहे हैं। वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 5 सीटें भी इंडिया गठबंधन को यूपी से नहीं मिलने वाली हैं। जी। साफ तौर से दावे और वादे सबकी तरफ से हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि पिछली बार जो सीट समाजवादी पार्टी नहीं निकाल सकती है, क्या सपा सुप्रीमो इस बार कन्नौज से निकाल पाएंगे। लोगों के बीच में तमाम तरह की सरगर्मियां हैं। जिस तरीके से पब्लिक रिव्यू सामने आ रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है कन्नौज में, तो साफ तौर से ये साफ संकेत है कि बहुत ही क्लोज फाइट होने जा रही है। सुब्रत पाठक अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया है। और दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, जी अनुराग, मुझे ये समझाइए कि जब सेकेंड लास्ट डे आज चुनाव प्रचार का है, ऐसे में राहुल गांधी की मौजूदगी कन्नौज में ऐसे ही सामने नहीं आई, यूं ही सामने नहीं आई है, बल्कि अखिलेश यादव चाह रहे हैं क्या कि कोई भी कोर कसर, कोई भी कमी ना छूटने पाए, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से बड़े विपक्षी नेता के तौर पर पहचान रखते उत्तर प्रदेश में, तो राहुल गांधी का साथ आना, आज एक मंच पर संजय सिंह भी वहां पर थे, तो क्या कहीं ना कहीं वो चाह रहे कि भाई कोई भी कोर कसर ना रह जाए अखिलेश की जीत में, समाजवादी जीत में। बिल्कुल साफ तौर पर ये सब कुछ सामने है। आप देखें ना, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सेदार। यूपी में जो कांग्रेस है सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जाहिर तौर पे बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, या समाजवादी पार्टी के अपने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो चुनाव है, उससे खुद ही 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा खुद दांव पे लगी हुई है कि ये सीटें अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आगे किसको क्या मुंह दिखाएंगे। कन्नौज की सीट की बात करें तो अखिलेश यादव वहां से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो साफ तौर से ही नजर आता है कि अखिलेश यादव को अपना गढ़ बचाने की चुनौती उनके सामने है। अगर सुब्रत पाठक किसी भी तरीके से कन्नौज जीत ले जाते हैं तो एक बड़ा उलट के सबके सामने होगा, क्योंकि जिस तरह के तरीके से आप देखिए ना, पिछले करीब 5 साल से एक बड़ी सरगर्मी और बड़ी तेजी से बीजेपी ने तमाम चीजें जो हैं अपनी उपलब्धियों में शामिल कर ली। उन उपलब्धियों का ही प्रचार प्रसार हर जगह किया जा रहा है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है बयानबाजी पे ज्यादा हो रहा है, मुद्दों से लोग दूर हट रहे हैं। अब मुद्दे नहीं है तो बयानबाजी की तरफ से आप देखें, कभी बात की जाती कि ओबीसी का जो आरक्षण है। अनुराग आखिर में, ठीक है अनुराग, आखिर में जब अखिलेश का नाम आया कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर, नामांकन दाखिल किया, तो सुब्रत पाठक की ओर से एक रिएक्शन आया, कहा कि अभी तक मैच जो है भारत नेपाल के बीच में था, लेकिन अब चचा जान चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो अब मैच जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है, और पाकिस्तान हमेशा चुनाव हारता है विश्व कप में। तो कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है कन्नौज से, क्योंकि कन्नौज में आप लगातार जो है जमीनी तौर पर नजर भी आ रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वहां जनता से भी बातचीत करते हुए देखे गए अभी तक के, तो फिलहाल क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है कन्नौज में? देखिए, बीजेपी जो है राष्ट्रधनी की पॉलिटिक्स की तरफ है, उसका सीधा सा हिसाब किताब ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे बटोरे जाते हैं, और वो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती इसको लेकर के। तमाम बार हमने देखा है कन्नौज में जिस तरह से सरगर्मी है बीजेपी में, बीजेपी के जो बूथ लेवल पॉलिटिक्स है उसमें काफी कुछ जान फूंकी जा रही है कि एक एक आदमी को जोड़ा जा सके, एक एक वोटर को जोड़ा जा सके, और उस तक अपनी उपलब्धि पहुंचाई जा सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया है कन्नौज के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। अगर ये चीजें अगर जनता तक पहुंच जाती हैं सही तरीके से, वोटरों तक सही तरीके से पहुंच जाती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी का जो कमल है वह यहाँ खिल सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी यहाँ कमजोर नहीं है, क्योंकि सपा सुप्रीमो खुद चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। कई बार उनका नाम का ऐलान हुआ, कभी आजमगढ़ से लड़ लेंगे, या फिर आजम खान ने खुद कहा कि रामपुर से आप चुनाव लड़ लीजिए। ठीक है अनुराग, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट जो कि बतला रहे थे कि कन्नौज की जो लड़ाई है दरअसल में किसी के लिए भी आसान रहने वाली नहीं है। दोनों ही बड़े दल बीजेपी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिनों के लिए अंतरिम जमानत को मंजूर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो चुनाव प्रचार में क्या कहेंगे इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज यानी कि 10 मई को उन्हें बेल मिली है। तो देखिए, ये खुशी की बात, कामयाबी की बात आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, और साथ ही साथ पूरे इंडिया अलायंस के लिए और इंडिया अलायंस के घटक दलों के लिए भी। अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें
अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे 20 दिनों के लिए। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और इसके बाद 2 जून को उन्हें दोबारा सरेंडर करना होगा। लेकिन इन 20 दिनों में जो तमाम 4 चरण बाकी रह गए लोकसभा चुनाव के, उनके लिए वो प्रचार प्रसार कर पाएंगे। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक मंच पर वो न सिर्फ मंच शेयर करेंगे बल्कि चुनाव प्रचार करते हुए तमाम तरीके से सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी नजर आएंगे। 20 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत। दरअसल ये जो जमानत है वो चुनाव प्रचार को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी है, क्योंकि 21 मार्च को ईडी की गिरफ्तारी के बाद, ईडी ने जिस तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उसके बाद हाई कोर्ट में भी केजरीवाल गए, लेकिन वहां से उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा, मायूस होना पड़ा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका दायर की गई थी इस बेल एप्लीकेशन को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनकी याचिका मंजूर करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी है, बेल ग्रांट कर दी है। लेकिन ये जो बेल है वो सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के लिए है, क्योंकि दरअसल में अरविंद केजरीवाल की ओर से ये पक्ष रखा गया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए यह माना था और कहा था कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी दरअसल ये ठीक नहीं लगता है। ऐसे में ईडी के पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुना और अरविंद केजरीवाल के पक्ष को भी सुना, और उसके बाद इस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 20 दिनों के लिए, यानी कि चुनाव प्रचार तक के लिए ज़मानत दे दी गई है। 1 जून को पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और वहीं उससे पहले यानी छठे चरण के तहत 25 मई को दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव होना है। और देखिए ये 20 लोकसभा की सीटें बहुत अहम, अरविंद केजरीवाल के नज़रिए से, आम आदमी पार्टी के नज़रिए से और साथ ही इंडिया अलायंस के दृष्टिकोण से भी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस है जिसमें वो 4 और 3 के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें दी गई हैं। फिलहाल बात करें मौजूदा रिकॉर्ड की तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अनुराग त्रिपाठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग त्रिपाठी, 10 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज कर ली गई है, क्योंकि 21 मार्च से जो सिलसिला चल रहा था केजरीवाल पर तमाम आरोपों के साथ में, वो आखिरकार आज उन्हें बेल देने के साथ ही खत्म हो गया है और अब वो प्रचार भी कर पाएंगे। अनुराग, आज अंतरिम जमानत दी गई केजरीवाल को और 1 जून तक ये सशर्त जमानत है, मतलब कि जब तक चुनाव है आखिरी 7वां चरण तब तक ये जमानत उनको दी गई, उसके बाद उनको फिर वापस जेल ही जाना है। तो ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अपनी मंशा रही है कि अब तक ईडी ऐसे साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है कि उनके ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जा सके। हालांकि ईडी अपनी तरफ से ये कहती है कि जो चार्जशीट अंतरिम वो दाखिल करने जा रही है उसमें केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शामिल है, लेकिन वो चीज अभी साफ नहीं हुई है। और साथ ही जिस तरह चुनाव चल रहा है तो चुनाव की टाइमिंग को लेकर के तमाम बात जो विपक्षी हैं या जो केजरीवाल का खेमा है, आम आदमी पार्टी है, तो साफ तौर पे कहता है कि कहीं ना कहीं ये सारी कार्रवाई सियासी तरीके से की जा रही है, मतलब सियासत हावी है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। जिस तरीके से नई आबकारी नीति आई और उसके बाद जिस तरीके से उठापटक हमने आम आदमी पार्टी में भी देखा और उसके बाद दिल्ली सरकार में भी देखा। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे वो आज भी जेल में थे। अभी हाल में जिस तरह से संजय सिंह बाहर आए हैं तो ऐसे में उम्मीदें बढ़ गई थी कि केजरीवाल को भी फौरी राहत मिल सकती है, और ये फौरी राहत सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उनको ईडी ने कोई क्लीन चिट दे दी है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि लोकसभा चुनाव गुजरने के बाद क्या केजरीवाल अपने पक्ष में लोगों को जिस तरीके से वोट अपील कर पाते हैं और किस तरीके से ये पूरा चुनाव है घुमा पाते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है
कि दिल्ली में भी उनकी सरकार है और पंजाब में भी उनकी सरकार है, और उनके पास अभी 2 मौके हैं कि 25 तारीख और 1 जून का। तो किस तरीके से अपने फेवर में वो लेके आते हैं केजरीवाल, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि जो समीकरण बताते हैं कि उनके आने से जो इंडिया गठबंधन में है जो गांठें हैं वो काफी मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ आप कन्नौज में आप देख ही रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी। अनुराग त्रिपाठी, आखिर में चूंकि समय कम है, अनुराग आखिर में ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है, उन्हें 2 जून को दोबारा सरेंडर तो करना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि चुनाव को प्रभावित करने को लेकर यह गिरफ्तारी अंजाम दी गई है, ऐसे में अब जब दिल्ली का भी लोकसभा चुनाव बचा हुआ है, पंजाब का भी चुनाव बचा हुआ है, ऐसे में 4 चरणों के बचे होने से पहले ये जो जमानत है, क्या आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए ये किसी संजीवनी से कम है क्या? बिल्कुल, जाहिर तौर से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि सत्य में जैसे मतलब सत्य की जीत है, लेकिन सत्य की जीत इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को भी साबित करना है कि वो कहीं गुनहगार नहीं है, वो दिल्ली में सरकार चलाते हैं और सीएम है वहाँ के। तो जाहिर तौर से काफी कुछ अभी बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और ये भी एक फौरी राहत है कि उनको प्रचार करने का मौका मिल गया है लोकसभा चुनाव में। और जब दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में वहां पर जाकर क्या रणनीति बनती है और कैसे केजरीवाल वहां के वोटरों को रिझा पाते हैं, जो वहां पर जिस तरीके से जो तमाम तरह के सांसदों की बात करें तो पंजाब में उनका एकमात्र सांसद है भगवंत मान। 13 सीटों में से 8 जो सांसद हैं वो कांग्रेस के पास हैं, 2 शिरोमणि अकाली दल के पास हैं और 2 बीजेपी के पास हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए 1 जून के बाद जब वो 2 जून को सरेंडर करेंगे तो वो तो बात की बात है कि किस तरीके से वो अपने आप को दोष मुक्त साबित कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है, आम आदमी पार्टी सरकार के लिए राहत है, पार्टी के लिए राहत है और साथ ही साथ राहत है कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए भी, क्योंकि अब 20 दिन बाकी हैं और साथ ही बाकी हैं लोकसभा चुनाव के 4 फेजेस, और इन 4 फेजेस में दिल्ली के 7 सीटों पर भी चुनाव होना है और चुनाव होना है पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई, वहीं आज तमाम दिग्गज नेताओं ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। गोरखपुर से बीजेपी कैंडिडेट रवि किशन को इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने नामांकन किया है। साथ ही गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी परसनाथ राय पर्चा दाखिल करते नजर आए। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक वाराणसी से कांग्रेस से प्रत्याशी अजय राय ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि चंदौली से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने नामांकन किया है। तो पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने भी नामांकन दाखिल किया है। वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट की कमान संभाल चुके हैं। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी के हाथों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान है। लेकिन ये 4 तस्वीरें देखिए, रवि किशन पर्चा भरते हुए, काजल निषाद दूसरी ओर, और तीसरी तस्वीर में महेंद्र नाथ पांडे, और आखिर में सबसे फेवरेट सीट अजय राय, वो अजय राय जो 2014 में भी मुंह खा चुके हैं मोदी के हाथों, और अब दोबारा 2024 में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट अजय राय, लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रतिक्रिया दें, लोगों की प्रतिक्रिया सुनिए। आम जनता का समर्थन है, लोग प्यार दे रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, सर झुका के प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप सभी ने बहुत साथ दिया। भैया मेरा आईडी ले लेना। हमारी वाली लड़नी है, मेरी जनता की ये लड़ाई है। तो देखिए, दिग्गजों के नामांकन का ये जो शुक्रवार है ये बेहद खास रहा। बड़े बड़े चेहरे बीजेपी की ओर से भी और देखिए विपक्ष की ओर से भी। तो आप देख सकते हैं इस विंडो में, ये 4 विंडो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें रवि किशन ने नामांकन दाखिल किया गोरखपुर से, काजल निषाद, महेंद्र नाथ पांडे, और आखिरी तस्वीर में अजय राय अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आए। तो पक्ष विपक्ष के बीच
ये लड़ाई से पहले नामांकन का जो सिलसिला है वो चलता हुआ फूल मालाओं से लादे हुई काजल निषाद देखिए, तस्वीरें देखिए, विक्ट्री का साइन। चुनाव में क्या कुछ होगा वो तो जनता जाने, ईवीएम जाने और तारीख जाने, लेकिन उससे पहले काजल निषाद देखिए जब नामांकन करने पहुंची तो फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए उत्साह से लबरेज काजल निषाद। तो ये 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दिग्गजों के नामांकन को लेकर। और सबसे हॉट फेवरेट सीट की अगर बात करें तो वाराणसी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले अजय राय ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इस दौरान अजय राय जब मीडिया से बातचीत करते अब से कुछ देर पहले नजर आए प्राइम टीवी की स्क्रीन पर, तो उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। तो ये देखिए, ये अहम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें 4 ये तस्वीरें। उपेंद्र अस्थाना कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, ये जो आज शुक्रवार का दिन है ये दरअसल बड़े बड़े दिग्गजों के नामांकन का रोज, और देखिए हम 4 वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो देखिए, एक तो वो लड़ाई होती है चुनाव के रोज की, लेकिन उससे पहले आज नामांकन के दिन जिस तरीके की लड़ाई देखी गई, क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं उपेंद्र? उपेंद्र अस्थाना से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी खामियों के चलते, लेकिन हमारी पीसीआर की टीम और साथ ही असाइनमेंट की टीम लगातार उनसे बातचीत और उन तक संपर्क साधने की कोशिश करती हुई, और हम दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले दिग्गजों के नामांकन का यह दिन जिसमें बड़े बड़े चेहरे काजल निषाद, रवि किशन, महेंद्रनाथ पांडे, अजय राय उन चेहरों में शुमार जिन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। लेकिन इस नॉमिनेशन से पहले देखिए, ये रवि किशन की तस्वीर देखिए, कलेक्ट्रेट पहुंचे और सियासत का गढ़ गोरखपुर। उपेंद्र अस्थाना फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बड़े बड़े दिग्गज चेहरों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं? जी राम, बताना चाह रहे हैं जिस तरीके से पांचवें चरण का नामांकन को लेकर अगर बात की जाए तो कई जगह इससे बड़े दिग्गज जो हैं वो लगातार जो है उसके आज नामांकन होना है। इसमें लगभग बात की जाए तो 15 ऐसे दिग्गज सेंट्रल मिनिस्टर हैं जिनका जो नामांकन होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो स्मृति ईरानी है, उसका साथी रंजन ज्योति है, और अगर बात करें तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर है, पुष्पेंद्र चंदेल है, झांसी से, और जो गोंडा से अगर बात कीर्ति वर्धन सिंह जो है, और हमीरपुर से पुष्पेंद्र चंदेल को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो जो 5वें चरण का जो नामांकन है वो बहुत जो है इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, ये जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है इसमें आगे कौन कौन से और बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करते हुए उपेंद्र? उपेंद्र अस्थाना, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 5वें चरण से पहले की लड़ाई है, उससे पहले नॉमिनेशन फाइल किया गया है, तो इसमें क्या कुछ समीकरण आपको नजर आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो? राम, अगर जिस तरह से बात करी जाए तो अगर जो अभी तक जो चौथा चरण का जो टाइमिंग है वो कल शाम को जो खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर 5वें चरण की बात की है तो कहीं ना कहीं अब की बार जो 5वें चरण भारतीय जनता पार्टी को बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात करें तो कई सेंट्रल मिनिस्टर जो है, कई सांसद, लोकप्रिय सांसद रहे यूपी के, जिनका जो है इस बार चेहरा फेस करना है। पर कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, उसके बाद अगर बात करें तो जो यूपी आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी संजय सिंह है, उन्होंने कई जो रैलियां, रोड शो है अरविंद केजरीवाल को जो है यूपी की इन लोकसभाओं के लिए वो पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच उपेंद्र अस्थाना। अक्षय तृतीया के मौके पर एक तरफ जहां रामनगरी अयोध्या में भगवान राम को कई तरह के फूलों
का भोग लगाया गया, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए और आज से केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ भी कर दिया गया है। अक्षय तृतीया, राम मंदिर में लगे भोग और चारधाम यात्रा के शुभारंभ से आज का पूरा दिन धार्मिक माहौल में रंगा हुआ नजर आया। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार आज सुबह से ही देखने को मिली है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां अयोध्या में लगे हैं जय श्री राम के नारे अक्षय तृतीया के इस खास मौके पर, तो वहीं केदारनाथ में भी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। दिव्य दर्शन के लिए भक्त जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग सूबों से केदारनाथ पहुंच रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं। और ये देखिए भगवान रामलला की वो तस्वीर अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, आज जिस तरीके की भक्ति दिखाई है अपने शक्ति के लिए, भगवान राम स्वरूप इस शक्ति के लिए, तो किस तरीके की तस्वीरें और कितना उत्साह आज भक्तों में? शक्ति सिंह, ओवर टू यू। में राम मंदिर के अगर हम राम भक्तों की बात करें तो अक्सर भीड़ जो है वो लगातार रहती है, लेकिन आज का अक्षय तृतीया का दिन है तो आज का दिन कुछ खास है। प्रभु श्री राम के लिए लोग अपने घरों से फल लेकर आए थे। आज इतना फल मिठाइयाँ जो है वो प्रभु श्री राम को अर्पण की गई हैं कि पूरा मंदिर जो है वो खचाखच मिठाइयों से भर गया। और अगर हम भक्तों की बात करें तो भक्त हमेशा जो उनकी उपस्थिति रहती है वो रिकॉर्ड तोड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सुबह 4 बजे से ही लोग सरयू तट पर स्नान पूजन वो कर रहे थे। उसके बाद भी प्रभु श्री राम लला के भव्य दिव्य और उनके जो मुखार बिंदु के दर्शन के लिए आते थे और सुबह से ही लाइन जो है वो लगातार यहाँ पे अयोध्या में लगी हुई है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से चारधाम की यात्रा की शुरुआत जो है वो भी आज उसका भी नींव रखा गया है। वो आज यहाँ से शुरुआत जो है वो की जाएगी। जो 84 कोसी परिक्रमा है उसको भी यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। तो ऐसे की बहुत सारी चीजें जो है अयोध्या में प्रभु श्री राम लला को लेकर हो रही है। अगर भक्तों की बात करें तो भक्त जो है वो लगातार न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं। कड़ी धूप में भी वो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आतुर हैं। और शक्ति, एक कंपैरिजन आपसे जानना चाहूंगा। शक्ति, एक कंपैरिजन आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि बीते दिनों अयोध्या में नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आए थे। उस दौरान भी लोगों की भीड़ जो है खचाखच भरी हुई थी और श्रद्धालु पहुंचे हुए थे मोदी को देखने के लिए भी और भगवान राम के दर्शन के लिए भी। आज का नज़ारा किस तरीके का था? और अगर हम कंपेयर करें नरेंद्र मोदी के उस रोड शो के रोज की, तो आज कितनी भीड़ उस दिन के मुकाबले? जी, जैसे कि नरेंद्र मोदी का वहाँ पे कार्यक्रम था, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जहाँ भी रहता है आप उतना ही है, भीड़ जो है वो लगातार अपने आप खुद से ही बढ़ जाती है। लेकिन ये अयोध्या का जो रोड शो था उनका, वो उसको लेकर के, क्योंकि दोबारा अयोध्या आगमन था राम मंदिर बनने के बाद में नरेंद्र मोदी का, और 2024 का जो चुनाव था वो अयोध्या पे सर पे है, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर को लेकर के उसका मुद्दा जो लेकर के उसके लिए रोड शो की थी अभी कुछ दिन पहले। और उसके टाइम की अगर भीड़ की हम बात करें तो जो यहाँ की सड़कें थी वो भरी थी। हम इस टाइम राम पथ पर ही खड़े हुए हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा एरिया आज के दिन खाली नजर आ रहा है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी जो है वहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो है स्थित। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो लगातार जा रही है, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति जो थे वो भी आए हुए थे दर्शन करके। जो राष्ट्रपति जो है वीआईपी और वीवीआईपी। आखिर में आपने भी दर्शन किए क्या भगवान राम के? जी, आपने भी दर्शन किए क्या आज भगवान राम के? आज हमने भी प्रभु श्री राम के दर्शन किए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि अंदर जाने का टाइम नहीं मिल पाया। तो समय के अभाव में आज हम दर्शन उनका कर नहीं पाए, क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं। तो मैं लगातार अक्सर राम मंदिर जाया करता हूँ जैसे टाइम मिलता है दर्शन के लिए। ठीक है शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप देखिए कितनी हमें कीमती जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से आज अक्षय तृतीया के मौके पर तमाम जो भक्त हैं वो अयोध्या पहुँच रहे हैं और लगातार उनके पहुँचने का सिलसिला बदस्तूर जारी भी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।